हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल ईडू गाइडेंस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आपकी डिमांड है DHDS 184 को लेकर के, जो कि रेडियो लेखन से संबंधित है। हालांकि बहुत इजी है, सिर्फ इसको समझने की बात है। चलिए, टाइम भी कम है, एग्जाम स्टार्ट होंगे एक 1 मंथ बाद, तो चलिए इसको 1 मंथ भी अब नहीं रह गए हैं, तो चलिए इसको ले लेते हैं थोड़ा सा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे इसमें। तो BHDS 184 रेडियो लेखन में रेडियो लेखन 1 यानी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है। ठीक है, तो रेडियो लेखन ब्लॉक 1 और ब्लॉक 1 में पार्ट 1। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? तो इसमें रेडियो का एक परिचय पढ़ेंगे आप कि रेडियो क्या है, फिर रेडियो का इतिहास पढ़ेंगे, रेडियो की भाषा पढ़ेंगे, संकेत और कोड, रेडियो समाचार लेखन पढ़ेंगे, उद्घोषणा, कंपेयरिंग, वार्ता, भेंट वार्ता, परिचर्चा और वार्तालाप पढ़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्री, रूपक, पत्रिका और व्यक्ति चित्र पढ़ेंगे। तो आज चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका ब्लॉक 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में यूनिट 1 ले लेते हैं। ओके, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो यूनिट 1 है वो है रेडियो एक परिचय। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं, पहला रेडियो। ठीक है, यानी रेडियो क्या है ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो रेडियो जो है वो दूरसंचार का एक माध्यम है। ठीक है, तो दूरसंचार क्या है, रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, ये दो चीज हम यहाँ पर लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम कौन कौन से हैं, लिखित, मुद्रित, सिनेमा। ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी चीजें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेंगे कि रेडियो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी। ठीक है, रेडियो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो वो सब हम यहाँ पर ये चीजें देखेंगे। राइट, ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम बहुत कम है, तो सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यदि रेडियो का अर्थ आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको रेडियो का अर्थ इतना नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे रेडियो शब्द का अर्थ जिन अर्थों में हम आमतौर पर उपयोग करते हैं वह रेडियो सेट का संक्षिप्त रूप है, यानी रेडियो रिसीवर, रेडियो सेट, और इन्हीं संक्षिप्त शब्दों से हम अपने अर्थ प्रकट करते हैं। तो रेडियो यानी दूरसंचार का एक माध्यम होता है। दूरसंचार का माध्यम अर्थ क्या हो जाता है? तो दूरसंचार का अर्थ दूर यानी कि जो दूर रहता है, और संचार यानी कि आदान प्रदान करना दूर की चीजों को। अब दूर की चीज है तो एक जगह से दूर की चीजों को, या एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो दूर ही तो हो गया ना, एक स्थान से दूसरा स्थान, दूर, डिस्टेंस हो गया। तो जब हम किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचाते हैं तो क्या कहलाता है? दूरसंचार कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, दूरसंचार क्या है? तो संचार का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यूं कहीं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना या पहुंचाना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक एग्जाम्पल रट लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि गैस स्टोव पर रखा तवा रोटी को ताप पहुंचाता है। ठीक है, यह भी संचार और सूर्य अपनी किरणों से धरती पर पड़े किसी पदार्थ को गर्म कर देती है, और यह भी संचार ही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, कि ताप और ऊष्मा का संचार और दूरसंचार। कागज पर लिखकर अपने घर में अपने बेटे को कुछ पढ़ने के लिए कहता हूं तो यह संचार है, और यही कागज कबूतर के गले में बांध कर मिलों तक पहुंचाया जाए तो दूरसंचार हो गया। संचार का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी बात को पहुंचाना, अपनी बात को कहना संचार हो गया। लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, वो दूर हो जाता है, तो दूरसंचार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोच लीजिए कि किसी मित्र को बुलाना है, तो आप आवाज लगाते हैं, वह थोड़ा दूर तो हो जाता है, और जोर से आवाज लगाते हैं, लेकिन वह अगर मिलो दूर हो तो आपकी आवाज वह नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए बिना किसी साधन के द्वारा हमें अपनी आवाज को पहुंचाना होगा, और ये साधन टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, या फिर आपका रेडियो सेट हो सकता है। लेकिन रेडियो पर आवाज सुनवाने के लिए आपको किसी प्रसारण स्टूडियो का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है दूर संचार। ठीक है ना, अब जितने भी ऊपर हम उदाहरण देख चुके हैं, कौन कौन से, यहाँ पे मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सभी चीजें जो हम देख चुके हैं, सभी उदाहरण ध्वनि उपकरण के हैं, यानी ध्वनि के दूरसंचार हैं। तो ऊष्मा या ऊर्जा या ध्वनि को दूर तक पहुंचाना हो तो ये दूरसंचार कहलाते हैं। तो तीन चीजें, ऊष्मा, ऊर्जा या ध्वनि को दूर तक पहुंचाना हो तो ये दूरसंचार कहलाते हैं, और इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे टेलीफोन माध्यम के लिए टेलीफोन एक्सचेंज होगा,
टावर हम देखते हैं ना, मोबाइल के लिए टावर, हम सब चीज़ देखते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज देखते हैं, टावर देखते हैं, जहाँ जहाँ देखिए आजकल घर घर के हर 15 20 या 30 मकानों को छोड़ करके एक कॉलोनी में, हर एक कॉलोनी में आपको एक टावर मिलेगा। तो क्या होता है, मोबाइल के लिए होता है ताकि नेटवर्क हमें मिलता रहे, ठीक है लिए, और रेडियो की प्रसारण व्यवस्था। तो हर एक के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी दूरसंचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो माध्यम क्या है, जैसे टेलीफोन के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल के लिए टावर, रेडियो के लिए प्रसारण व्यवस्था। रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ देख लेते हैं, क्या है वैज्ञानिक अर्थ। पहले रेडियो को समझ लेते हैं कि आखिर रेडियो है क्या, ठीक है, फिर वैज्ञानिक अर्थ हम इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेडियो का मतलब होता है कि बिना तार का संदेश, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि टेलीविज़न वगैरह हम देखते हैं या फिर हम टेलीफोन वगैरह यूज करते हैं, तो टेलीविज़न में भी वायर होता है, टेलीफोन में भी वायर होता है, लेकिन रेडियो ही एक ऐसा दूर संचार का माध्यम है जिसमें वायर यूज नहीं किया जाता है, तो बिना तार का होता है, ठीक है। तो बिना तार का एक ऐसा संदेश जो आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो स्टेशन, इसमें हर बार आप कहीं भी इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, रेडियो के अर्थ जब ढूंढेंगे इसे पीडीएफ में, तो पर्टिकुलर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक में रेडियो स्टेशन का जिक्र जरूर होगा। तो एक ऐसा बिना तार का संदेश जो आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो सेट या रेडियो सेट के माध्यम से भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है, रेडियो कहलाता है। बस आप इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे इसके अर्थ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेडियो का वैज्ञानिक अर्थ दिया गया, जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पर समझते हैं इस चीज को जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान में, या बिना तार का संदेश जिसमें हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में आकाशवाणी के या रेडियो सेट के माध्यम से भेजते हैं। आप इस तरह से भी लिख देंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैज्ञानिक अर्थ में क्या समझाया गया। ये दिया गया है कि 10 किलोमीटर तक चलना है आपको। मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी क्षमता 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी क्षमता जो है सिर्फ 10 किलोमीटर तक की। चलना 100 किलोमीटर है, लेकिन हमारी कैपेसिटी जो है सिर्फ 10 किलोमीटर की है। अब यही होगा कि हमें तो बस में या किसी चीज़ में सवार होकर हम क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, हम यात्रा करेंगे, यानी अपने 100 किलोमीटर को हम पूरा करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कैपेसिटी 10 किलोमीटर है, तो हो सकता है अभी हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं, 90 किलोमीटर हम किसी और के साथ में जाके पूरा कर लें, या 90 किलोमीटर हम अभी किसी गाड़ी वाहन के साथ कर लें और 10 किलोमीटर बाद में चल लें। लेकिन 10 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं चल सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारी कैपेसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी क्षमता 10 किलोमीटर चलने की और जाना 100 किलोमीटर है। तो इसमें ये कहा गया कि मान लीजिए आपको एक घोड़ा कोई उपलब्ध करा देता है जिसमें आप सवार होकर 90 किलोमीटर तक जा सकते हैं, वहाँ पहुँचकर घोड़ा वापस ले लेता हूँ और आप बाकी के 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो आपकी यात्रा 100 किलोमीटर संपन्न हो गई, जो मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। यही रेडियो प्रसारण का सिद्धांत है। अब समझिएगा, यही रेडियो प्रसारण का सिद्धांत होता है। मैं स्टूडियो में बैठकर कुछ बोलता हूं और यह आवाज कुछ मीटर से आगे नहीं जा सकती, तब मैं आवाज को एक घोड़े पर बिठाता हूं जिसका नाम है कैरियर वेव। समझिएगा, कैरियर वेव वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? रेडियो के लिए। और हवा में छोड़ देता हूं। प्रकाश की गति के समान तेज चलने वाली ये वेव यानी तरंग आसमान में उड़ती हैं और कहीं भी से पकड़कर इस पर से आवाज को उतार लिया जाता है और दूसरा व्यक्ति आवाज सुन सकता है। बहुत ईजी है। तो जो ये एक थ्योरी ऊपर दी गई है एक समझाने के पर्पज से कि 10 किलोमीटर की कैपेसिटी है और 100 किलोमीटर जाना है, तो क्या करना होगा भाई। रेडियो की कैपेसिटी मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे पे है या 1 मीटर के दायरे पे है, जहाँ पे वो बात कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ जो लोग वहाँ पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो में, रेडियो सेट में, वो लोग ही सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन ये हमें तो एक पर्टिकुलर विशेष प्रदेश में सुनाना है, ऑल इंडिया लेवल पे सुनाना है, तो लोग कैसे सुन पाएंगे। तो उसके लिए यही कहा गया है कि मैं स्टूडियो में बैठकर तो बोल रहा हूँ और जो मेरी आवाज़ होती है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मीटर से आगे तो नहीं जा सकती, वहीं के लोग सुन सकते हैं, लेकिन सुनाना तो हमें ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया लेवल पे है, पूरे भारत में सुनाना है। तो हम क्या करेंगे कि मैं अपनी आवाज़ को क्या करता हूँ कि उसे छोड़ देता हूँ एक घोड़े पे बिठा करके, जिसका नाम क्या है, वो घोड़ा क्या है, कैरियर वेव है। घोड़े का नाम कैरियर वेव यहाँ पे रख दिया गया है और हवा में उसको छोड़ दिया जाता है। और ये हवा जो होती है प्रकाश की गति के समान तेज चलने वाली ये वेव तरंगे जो होती है, वेव यानी तरंग जो होती है, वो आसमान में उड़ती रहती है और जहाँ पे भी रेडियो जैसे आप ऑन करते हैं तुरंत उसे कैच कर लेती है और वो चलने लगता है, ठीक है। तो उस आवाज़ को दूसरा व्यक्ति, हम आप कोई भी सुन सकता है। ओके, तो इतना समझ में आया ना। कैरियर वेव याद रखिएगा इसमें।
यहाँ पे एक बात और भी है कि लोगों में तौर पर रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन यह हर रेडियो प्रसारण का अपना एक विशिष्ट ट्रेंड नेम होता है, ठीक है ना, आइडेंटिटी होती है, अलग अलग नहीं, ये एक एक है। पर्टिकुलर एक विशिष्ट जगह के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं उनकी पहचान बनाने के लिए, जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिका में रेडियो का प्रसारण, ठीक है ना, BBC ब्रिटेन में रेडियो का प्रसारण, रेडियो नेपाल, रेडियो नेपाल यानी नेपाल में रेडियो का प्रसारण, ठीक है ना, जैसे रेडियो नेपाल है, ऑफ नहीं लगाया तो रेडियो नेपाल हो जाएगा, रेडियो पाकिस्तान तो रेडियो पाकिस्तान। इस तरह से नाम के विशेष संस्थान बनाए गए हैं जो कि पर्टिकुलर देश को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, भूल भी कर जाते हैं कि रेडियो का प्रसारण को दूसरे के साथ जोड़ देते, जैसे कि मेरे एक मित्र ने कहा कनाडा में आकाशवाणी के तो बहुत सारे केंद्र, उनके कहने का अर्थ कनाडा में बहुत से रेडियो स्टेशन है। आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो भारत में शासकीय नियंत्रण में थे, अब जो है ये शासकीय नियंत्रण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो भारत में टेलीविजन प्रसारण को दूरदर्शन कहा जाता है, और हमारे देश में जो है रेडियो मिर्ची, रेड MF आदि निजी क्षेत्र के रेडियो को प्रसारण, अभी जो FM वगैरह चलते हैं हम लोग सुनते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब तो हर एक सिटी के FM जो खुल गए हैं, ठीक है ना, सुनो सुनाए, और बहुत सारे FM जो है हमारे, जैसे कि मैं यूपी की हूँ, अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे भी सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ, कुछ ऐसे करके है ना। तो ये रेडियो से ही संबंधित होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक अर्थ हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियो सब क्या समझते हैं, रेडियो के वैज्ञानिक अर्थ को समझाते हुए क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए रेडियो का अर्थ समझ गए होंगे। तो रेडियो का अर्थ दिया है कि वैज्ञानिक शब्दावली में वैद्युत चुंबकीय तरंगों से है और उनके लिए प्रयोग होते हैं जिनकी आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज से ज्यादा तथा 10,000 मेगाहर्ट्ज 100,000 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ दे, ठीक है ना। ओके, रेडियो तो जनसंचार के अन्य माध्यम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोगों तक पहुंचाना ही, अपनी बात को एक साथ से बहुत लोगों तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। और इसके लिए क्योंकि इसके पहुंचाने के बहुत सारे साधन होते हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। अब वो माध्यम कौन कौन से हैं, तो लिखित माध्यम हो जाता है, श्रव्य माध्यम हो जाता है, दृश्य माध्यम हो जाता है, ठीक है। साधन कौन कौन से हैं, टेलीफोन हो गया, दूरसंचार हो गया यानी टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, बहुत सारी चीज, बहुत से साधन है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, ठीक है ना। तो रेडियो तथा जनसंचार के अन्य माध्यम ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सबसे पहले ले लेते हैं लिखित अथवा मुद्रित माध्यम। लिखित अथवा मुद्रित माध्यम में क्या आते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, अनुमुद्रित सामग्री जो लिखी जाती हैं, ठीक है ना। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, 2वीं शताब्दी में हुआ था। और कागज निर्माण की कला का विकास 7वीं शताब्दी में जापान में हुआ। 2 चीजें याद रखिएगा, यदि लिखित मुद्रित के माध्यम से आ जाता है तो ये चीजें आपको लिखनी होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में पहला जो छापा खाना था वो कहाँ, 1780 में श्री रामपुर में खुला था छापा कारखाना, जहाँ छपाई जहाँ पे होती थी, प्रिंटिंग जहाँ पे होती थी। और छपाई ज्ञान प्रसार का महत्वपूर्ण साधन है। पुस्तक प्रशासन के मामले में हमारा देश विश्व के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। यहाँ के समाचार पत्रों में सबसे पुराना दैनिक 1822 में बम्बई से प्रकाशित गुजराती दैनिक बम्बई समाचार था, ठीक है। दैनिक बम्बई समाचार, गुजराती दैनिक बम्बई समाचार था। प्रमुख समाचार पत्रों के अंदर आनंद बाजार पत्रिका, युगांतर, मलयालम, मनोरमा शामिल रहे हैं। मनोरमा तो आज भी चल रही है। 2003 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 5,966 दैनिक समाचार पत्र छपते हैं। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है टिप्पणी में भी पूछ दे, भारत में समाचार पत्र के बारे में टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। और सप्ताह में 2 या 3 बार छपने वाले अखबारों की संख्या 358 है। हालांकि विक्टर तो ये नहीं याद रख सकते, लेकिन कहाँ क्या छापी जाती है देखिए यहाँ पे, दैनिक भास्कर, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की अंग्रेजी जो है दिल्ली की कुल दैनिक प्रतियां इतनी है। दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदी जो है 18 संस्करणों में छपता है। जब भी आप पेपर जो आपके घर में आता है तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर दिया रहता है कितने संस्करण में छपता है, कितनी लैंग्वेज में छपता है ये, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ओके, सरस सलील वेरी इंपॉर्टेंट है। पत्रिकाओं में सरस सलील जो है ये पाक्षिक हिंदी पत्रिका है, पखवाड़े में यानी 15 दिन में एक बार आती है। और इसकी जो प्रतियां हैं सोचिए 10,50,000 के समथिंग प्रति छपकर पाठकों के हाथ में पहुंचती है, जो कि महीने में 2 बार छपती है, सोचिए, है ना। सबसे ज्यादा छपने वाली कौन सी पत्रिका है, सरस सलील है, ठीक है ना। भारतीय भाषा में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं की सर्वाधिक संख्या हिंदी में है। किसी भी भारतीय भाषा में सबसे ज्यादा हिंदी में छपते हैं। फिर दूसरा स्थान अंग्रेजी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से देश की सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं 971 छपती हैं। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहां से सभी 18 प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। ओके,
फिर सिनेमा आ गया। अब सिनेमा में देखिए वही है, अगर देखा जाए तो फ्रांस का है, लेकिन आप यहाँ भारत के लिए हम बात करते हैं कि भारत में सिनेमा का क्या योगदान है। तो 1899 में 1899 में सिनेमा का निर्माण हरिश्चंद्र सारवाराय भाटवाडेकर ने दी रेसिटर्स तथा ठीक है मैन एंड मंकी जैसी छोटी फिल्मों से आरंभ हुआ। मैन एंड मंकी 1899 में भारत का सिनेमा। दादा साहब फाल्के की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने 1913 में प्रदर्शित की गई थी, और इसी तरह से पहली बोलती मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, पहली बोलती फिल्म आला मारा थी जो 1931। देखिए 1913 जस्ट अपोजिट है, 1900 तो है 13 और 31। तो सबसे पहले क्या आई, मूक फिल्म आई राजा हरिश्चंद्र 13 में, जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा 31 में बोलती फिल्म आ गई आला मारा, ठीक है ना। और इसी तरह से तेलुगु फिल्म भी भक्त प्रहलाद, और तमिल जो है कालिदास बोलती फिल्म में बनी थी, ठीक है ना। तो हमारे देश में मनोरंजन एवं सामाजिक वातावरण को समझने का सशक्त माध्यम क्या मिला, ये यहाँ पे सिनेमा को दिया गया। फिल्मों में साहित्य, संगीत, फोटोग्राफी, कला का सम्मिश्रण यहाँ पे शामिल किया गया, और सामाजिक जो खासतौर पर समस्याएं थी उनको भी इसके फिल्म में सिनेमा के माध्यम से दिखाया गया। पौराणिक कथाओं को भी, रामायण महाभारत जो है तभी उसी टाइम में चले थे, तो उनको भी जो है दर्शकों के सामने रखा गया, जो कि गहरी छाप छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये रेडियो आ गया। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1921 में हुआ था। नवंबर 1923 में कोलकाता में एक क्लब ने रेडियो प्रसारण का आरंभ किया था, ठीक है। और 1924 में मुंबई और चेन्नई से भी प्रसारण आरंभ हुए थे, और 1927 में सरकार ने इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से समझौता किया, और फलस्वरूप मुंबई और कोलकाता के 1927 में प्रसारण शुरू हो गए थे, ठीक है। देश में हरित क्रांति, देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति में रेडियो की सराहनीय भूमिका रही, कि गांव से जुड़े हुए होते हैं रेडियो। टेलीविजन तो सिर्फ शहर के लोग देखते थे, गांवों के पास तो टेलीविजन होते ही नहीं थे, तो रेडियो ही होता था, और जो लोग रेडियो के माध्यम से ही सुनते थे कृषक के बारे में, किसानों के बारे में, किसानी के बारे में, चौपाल वगैरह से, मुझे भी याद है चौपाल वगैरह से कार्यक्रम आते थे, हो सकता है आज भी आते हों, तो वहां पे सुना जाता था, बड़े चाव से सुना जाता था। किसानों के लिए वहां पे राय मशवरा दिए जाते थे, और लोग अपनी खेती उसके हिसाब से करते थे, ठीक है ना। 99.13 यानी कि 99.13% जनसंख्या तक पहुंच होने के कारण देश के अशिक्षित वर्ग, कमजोर तथा दूर दराज के वासियों के लिए रेडियो मनोरंजन एवं सूचना तथा शिक्षा का सशक्त साधन बन गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो मनोरंजन एवं सूचना तथा शिक्षा का सशक्त साधन कैसे बन गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को लिखना, क्योंकि जो एक अशिक्षित वर्ग था जो पढ़ नहीं सकता था, ठीक है ना, अगर वो देख रहा है तो सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। आप टेलीविजन देख रहे हैं, जो व्यक्ति अनपढ़ है तो देख के कुछ समझ सकता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो रेडियो होता था उसको सुन के लोग समझते थे। तो जो एक कमजोर वर्ग होता था, जो एक कमजोर का मतलब गरीब वर्ग जो होता था, ठीक है, जो गांवों में रहते थे लोग, जिनके पास टीवी नहीं होती थी, तो उस वक्त टीवी का काम क्या करता था, ये रेडियो ही करता था, ठीक है ना। और 2004 में शुरू की गई DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा द्वारा रेडियो ने कई भाषाओं में प्रसारण कर पूरे देश में अपनी सार्थकता को पुनः स्थापित कर दिया। फिर टेलीविजन आ गया, टेलीविजन के बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। भारत में दूरदर्शन अधिकृत भारतीय टेलीविजन 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में आरंभ हुए थे, और 1966 में मुंबई में दूसरा प्रसारण केंद्र बना था। 1975 में कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर, अमृतसर वगैरह, लखनऊ वगैरह में भी इसको खोले गए थे, ठीक है। रंगीन टेलीविजन प्रसारण की सुविधा जो है 1982 में दिल्ली में आयोजित की गई थी, राइट। फिर नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अभी नहीं क्या पढ़ना, इन्हें आप देख लीजिएगा। रेडियो तथा टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में रेडियो तथा टेलीविजन का अभूतपूर्व विकास हुआ है, और 21वीं सदी का आरंभ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नई क्रांति के साथ हुआ। कंप्यूटर तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात हुआ, ठीक है। और आज के युग में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आज के युग में मीडिया का क्या महत्व है, तो आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या महत्व है, तो फिर ये आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा कि संचार माध्यमों के कारण पूरा विश्व एक परिवार, एक गांव जैसा हो गया है। घटना भारत में होती है, पता अमेरिका को तुरंत चल जाता है 1 मिनट के अंदर। घटना रूस में होती है, हमारे इंडिया को पहले पता चल जाता है। ये क्या है, ये संचार माध्यम की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, टेलीविजन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, ठीक है ना। तो नई शताब्दी संचार माध्यमों का एक व्यापक नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सबसे पहले श्रेय संचार के आविष्कार को हुआ था, और रेडियो भी एक श्रव्य माध्यम है जो आज की दुनिया में उतना ही प्रासंगिक है, यानी श्रव्य यानी सुनने वाला माध्यम है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं। और जितना किससे शुरुआती दौर में था, रेडियो श्रव्य माध्यम है, और इसका प्रसारण टेलीविजन के आने के बाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि टीवी को जनरली लाइट से चलती है, जो
लाइट गई, टीवी बंद हो गई। गांवों की बात की जाए, जिनके यहाँ जनरेटर वगैरह है, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, वो बात अलग है, वरना ना तो जनरेटर होता है और ना ही इन्वर्टर होता है। लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज है जो सेल के माध्यम से चलता है, तो यदि सेल है आपके पास तो आप 100% पूरा कार्यक्रम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। रेडियो प्रसारण की विकास यात्रा का एक व्यवस्थित कहानी है जो ध्वनियों के ध्वनांकन और प्रसारण तकनीक के इतिहास के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना? ओके, चलिए, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है, तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में जहां साधन उपलब्ध होंगे वहीं इन माध्यमों द्वारा आवश्यकता अनुसार सहयोगों की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, यानी जहां पर आलेख लिखने वाले लोग आते हैं, जहां पर लोग लिखने वाले आते हैं, तो सीधी सी बात है इन माध्यमों में तो लेखकों की जरूरत पड़ेगी। यदि लिखने वाले लोग हैं तो पढ़ने वालों की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने वाले लोग हैं तो लिखने वालों की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियो लेखन की दृष्टि से बात करें तो इसकी आवश्यकता तो और भी अधिक होगी, और आपको समझना जरूरी होगा कि अन्य माध्यमों में और रेडियो लेखन में अंतर क्या है। तो दूसरे माध्यमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक सफल रेडियो अथवा टीवी लेखन के लिए आवश्यक है कोई अपने को दूर एवं जनसंचार के क्षेत्र को जो नित्य नई घटनाएं घट रही, परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे अवगत रखे। यानी कि कोई भी रेडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी सूचना दी जा रही है, तो उस व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उसके आस पास में, उसके प्रदेश में, क्योंकि रेडियो तो प्रदेश बेस पे आने लगे हैं ना, एमपी का समाचार, मध्य प्रदेश का समाचार, भोपाल का, रीवा का, इस तरह की चीजें आने लगी है ना, तो उसको अपने क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीजें घटित हो रही है, ताकि वो सुना सके और बता सके वहाँ पर। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिएगा। इनके आंसर सबसे लास्ट में पीडीएफ में नीचे दिए हुए हैं। ठीक है ना? रेडियो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक से रेडियो लेंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें 1 यूनिट हम कवर करवा देंगे, भले थोड़ा सा रेडियो लेंदी हो जाए, आपके लिए सही रहेगा। भले थोड़ा सा जो वीडियो है लेंदी हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो रेडियो भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है? देखिए, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि रेडियो में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और कहाँ से इसको हम सुन पाते हैं। जैसे सबसे पहला आयन मंडल ले लेते हैं। ठीक है, आयन मंडल है कि हमारी धरती से 50 से 175 किलोमीटर दूर की हवा में आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और वायु के आयनीकरण सूरज के प्रकाश के कारण होता है। तो दिन की अपेक्षा रात में आयन मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ना शुरू होकर कुछ और ऊपर से शुरू होता है। अब इसका प्रभाव रेडियो प्रसारण के आच्छादन क्षेत्र पर पड़ता है। तो जहां से हम रेडियो की तरंगे हमें मिलती हैं, जहां से हम रेडियो की तरंगे ग्रहण करते हैं, वो आयन मंडल कहलाता है। बस आप इतनी लैंग्वेज, इतनी सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो 50 से 175 किलोमीटर तक की होती हैं। ठीक है ना? तो जहां से हमें चाहे टेलीविजन का हो, चाहे रेडियो का हो, जहां से हमें एक तरह से उपग्रह वगैरह, जो सैटेलाइट वगैरह हमें मिलती हैं, ठीक है ना, वो परिवर्तित करती हैं तरंगों को, वो आयन मंडल कहलाता है। ठीक है, तो किसी प्रसारण बुर्ज से प्रसारित कार्यक्रम दिन की अपेक्षा रात में पृथ्वी से ज्यादा दूर स्थित आयन मंडल में परिवर्तित होकर पृथ्वी के ज्यादा बड़े भाग को आच्छादित करता है, और आयन मंडल आच्छादित यानी घेर लेता है, और आयन मंडल की सघनता रात में बढ़ जाने के कारण आकाश तरंगे ज्यादा संख्या में परिवर्तित होती हैं। ठीक है ना? तो दिन की अपेक्षा रात में ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लोग देखते हैं रात में बहुत अच्छे टीवी चलते हैं, रात में बहुत अच्छे क्या चलता है, रेडियो चलता है, लेकिन दिन में गड़ 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 कभी स्टेशन नहीं मिल पाता, कभी कोई कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो दिन की अपेक्षा रात में काम ज्यादा अच्छा होता है आयन मंडल से। ठीक है, फिर रेडियो अभिग्राही, रेडियो रिसीवर। अभिग्राही उस यंत्र का नाम है जो रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण कर ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। हम कैसे सुन पाते हैं रेडियो को? व्यक्ति वहां पे बोलता है और हम यहाँ सुनते हैं, लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है। कैसे? इसी के माध्यम से, रेडियो रिसीवर के माध्यम से। यानी कि जो व्यक्ति रेडियो स्टेशन में आकाशवाणी में बोलता है ना, मैं आकाशवाणी से बोल रहा हूँ, तो जो व्यक्ति आकाशवाणी में बैठा होता है वो अपनी आवाज को प्रसारित करता है, और विद्युत की जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो उनको ग्रहण कर लेती हैं, और चुंबकीय यानी विद्युत की चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करके क्या करती हैं, ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं, और जिसे हम क्या करते हैं, ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं। ठीक है, तो रेडियो अभिग्राही यानी रेडियो रिसीवर का ही संक्षिप्त रूप रेडियो है। ठीक है, जो मैंने कहा था बिना तार का। तो यही यहाँ पे आप इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप एक रेडियो की परिभाषा में लिख सकते हैं, अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब रेडियो के अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, चलिए भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि प्रत्येक रेडियो अभिग्राही के एक एंटेना या एरियल जुड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द के रेडियो आवृत्त तरंगों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये सारी रेडियो देखते हो जहाँ आकाशवाणी वगैरह होता है, वहां पे देखिए एक जाल सा बिल्कुल बना होता है। ठीक है ना, वहां पे बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं। तो क्या होता है, वो उसको
उसको परिवर्तित ही तो करता है, उसमें ना रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है। ये सारी रेडियो आवृत्त तरंगे एरियल के माध्यम से समवयस्क यानी ट्यूनर तक पहुंच जाती हैं, और जो आवृत्त तरंग को ग्रहण कर क्या करती है, शेष को उपेक्षा कर देती है, यानी कि जो तरंगे होती हैं जो हमें सुनने लायक होती हैं तो उसे वो ले लेती है और बाकी शेष को वो छोड़ देती है वहीं पर, ठीक है ना। ध्वनि विस्तारक कार्यक्रम तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके हमें उन्हें सुना देता है। तो रेडियो इस तरह से काम करता है। रेडियो प्रसारक क्या होता है? रेडियो अभिग्राही प्रसारकों द्वारा प्रसारित तरंगों का ही अभिग्रहण करते हैं। हमारे एरियल तक देश विदेश के भी प्रसारकों द्वारा प्रसारित वैद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं। तो देखिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रोसेस होती है रेडियो की। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप लिख सकते हैं कि रेडियो क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे रेडियो स्टेशन पर प्रसारण करता एक ध्वनि ग्राहक यानी माइक्रोफोन के सामने बोलता है। जैसे मैं इस वक्त माइक्रोफोन के सामने बोल रही हूँ कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। और यह माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो माइक्रोफोन ध्वनि है, साउंड जो है, वह क्या करती है, जो ऊर्जा होती है उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में तरंगों में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। कुछ पदार्थों में गुण होता है कि दबाव पड़ने पर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन अथवा कोयला एक ऐसा ही पदार्थ है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये तरंगों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास यदि है तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे यही लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा बचा हुआ है जो आपको बताया जाए। यहाँ पे कुछ सही और गलत दिए हुए हैं। अच्छा देखिए, रेडियो का एक संगठन थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। मैं रेडियो के लिए लिखता हूँ या लिखना चाहता हूँ, ये बात मन में उभरती, तो रेडियो का एक सामयिकित स्वरूप जो हमारे सामने आता है कि उसका संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा, ठीक है। तो जैसे संगठनात्मक स्वरूप हो गया, उसके मुख्य विभाग कौन कौन से, उसके स्वरूप कौन कौन से, प्रकार कितने तरह के हैं। तो कार्यक्रम विभाग होता है, तकनीकी विभाग होता है, प्रशासनिक विभाग होता है, वाणिज्यिक विभाग होता है, ठीक है। कार्यक्रम विभाग का मतलब रेडियो पर कब और क्या प्रसारित करना चाहिए, इसका निर्णय कार्यक्रम विभाग करता है। और यह विभाग काम की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अनुभाग में बांट सकते हैं। संगीत हो गया, हम सुनते हैं, फिर नाटक भी आता है, महिला कार्यक्रम भी आता है, खेल बाल कार्यक्रम भी आते हैं, समाचार वार्ता, विज्ञान कार्यक्रम, किसान के भी कार्यक्रम आते हैं। तो ये सब कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत होता है। कब कौन से कार्यक्रम किस वक्त और कब किसके माध्यम से और उनका टॉपिक क्या हो, कब रिलीज किए जाएंगे, तो एक फिक्स से उनका टाइम होता है, ठीक है। तो जो उद्घोषक होते हैं, रेडियो जॉकी, जो शो प्रेजेंटर होते हैं, सब लोग इसी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर तकनीकी का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए रेडियो के अंदर चयनित सामग्री को हमने तो चयनित कर लिया कि मुझे इतने बजे ये कार्यक्रम देना है, संगीत का कार्यक्रम देना है, या फिर मुझे कृषि का कार्यक्रम देना है, या मनोरंजन का कार्यक्रम देना है। तो श्रोताओं तक पहुंचाने की तकनीकी प्रक्रिया का दायित्व जो होता है इस विभाग का होता है। किसका होता है, तकनीकी विभाग का होता है, ठीक है ना। जैसे माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर के सही चयन प्रक्रिया को यही विभाग देखता है। अब संगीत का कार्यक्रम हो गया, अब संगीत के कार्यक्रम में गाने सुनना है, गाने लगाने पड़ेंगे। नहीं बोला जाता है किस फिल्म का गाना हम इस गायक के इसको गाया है, इस गायक ने, और चलिए इस फिल्म का गाना सुनते हैं। तो गाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो सीडी में होता है। तो सीडी कहाँ मिलेगी, तकनीकी विभाग के द्वारा मिलेगी। तो प्रसारण केंद्र में कंट्रोल रूम होता है और यहाँ सभी प्रकार की प्रसारण प्रक्रिया केंद्रित होती है, ठीक है। यानी सभी स्टूडियो इस कंट्रोल रूम से जुड़े हुए होते हैं और कंट्रोल रूम ही ध्वनि तरंगों को ट्रांसमीटर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या हो जाता है, तकनीकी विभाग के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। कमेंट्री हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, सभी चीजें क्या हैं, तो ये तकनीकी केंद्र के माध्यम से ही भेजा जाता है, ठीक है। फिर प्रशासनिक विभाग आ जाता है। तो प्रसारण केंद्र के विभिन्न विभागों का समुचित बजट व्यवस्था का दायित्व इस विभाग का होता है और कलाकारों, उद्घोषकों आदि को मानदेय अथवा कार्यक्रम तकनीकी विभाग के द्वारा वांछित सामग्री के क्रय की व्यवस्था विभाग के द्वारा दी जाती है। मान लीजिए अब कोई इंस्ट्रूमेंटल है जो रेडियो का टूट गया है, खराब हो गया है, ठीक है ना, तकनीकी विभाग का ही है कि कोई इंस्ट्रूमेंटल है जो टूट गया है, संगीत का है, सीडी टूट गई तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो प्रशासनिक विभाग से परमिशन लेगा, क्योंकि पैसे का, लेखा का जो बजट होता है, आय व्यय जो होता है, वो प्रशासनिक विभाग के द्वारा किया जाता है। किसी को रखना है, ऐसे व्यक्ति है जिनको रखना है, जरूरत है रखने की, कोई अपना काम छोड़ के चला गया, ठीक है ना, तो रख रखाव, आय व्यय का लेखा जोखा, भर्ती संबंधी प्रक्रिया, वेतन जो दी जाती है, सैलरी जो लोगों को दी जाती है, इस विभाग के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है ना। ओके, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने BHDS 183 लिया और जो था रेडियो लेखन, ठीक है ना।
रेडियो लेखन में यूनिट 1 रेडियो एक परिचय लिया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है। और यदि वीडियो ये चलता है जाता है अच्छा, आप इसको शेयर करिए, तभी हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। कुछ ऐसे वीडियो जो हमने एक एक दो बना के डाले हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिमांड तो आपकी होती है लेकिन क्या ये वीडियो चलते हैं, थोड़े से भी इनका व्यूज बढ़ जाता है तो हम सेकंड पार्ट भी इसका जरूर लेके आएंगे, यानी यूनिट 2। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।